शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वराज इंडिया के इस स्पेशल लाइव में आप सबका स्वागत है। आज संडे का दिन है, आप सब बिल्कुल हल्के मूड में होंगे। हफ्ते भर की आपाधापी के बाद आज सुकून की ज़िंदगी के कुछ पल आप सबको मिले होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और देश में पिछले 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, आप सबको भी ज्ञात ही होगा। कल के घटनाक्रम पे अनायास 4 लाइनें लिख गई थी, उन पर भी अभी वो लाइनें आपको सुनाएंगे। जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं उन्होंने वो लाइनें पढ़ी होंगी। उनमें से 2 लाइनें हमारे किसी फेसबुक मित्र ने लिखी थी। उन 2 लाइनों में 2 लाइनें मैंने जोड़ी और वो 4 लाइनें। आज बातचीत की शुरुआत उन्हीं बिंदुओं से की जाएगी, उन्हीं पंक्तियों से की जाएगी और फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। बातचीत में मुनीर साहब का जो बयान था, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, जिसके वीडियो देखने पे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी फौज का, पेशेवर फौज का जनरल बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि किसी मस्जिद के मौलाना साहब बात कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत होगी उसमें, और आगे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो और भी कई बिंदु निकल कर आएंगे। उसमें सीज फायर जो कल हुआ उस पर भी चर्चा होगी, उसके पहले का जो घटनाक्रम है उस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के संबंध किस स्थिति में आ गए हैं, इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और उससे निपटने के तौर तरीकों पर भी होगी। चर्चा 1971 की भी करने का प्रयास किया जाएगा। इंदिरा गांधी की भी चर्चा होगी और 1971 का जो कालखंड था, जिस समय वो युद्ध चला था, उस समय की स्थितियों पर भी चर्चा की जाएगी। आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भारत की स्थिति और विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका और उभरती हुई महाशक्ति चीन और उसके बीच में एक उभरती हुई शक्ति भारत, चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए। कल का सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, ये बातें तो शायद आगे चलकर कभी हम लोगों को पता चलेंगी। अभी तो कुछ लाइनों में भारत की तरफ से बयान आया और उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। परिस्थितियों में हमारी और उनके ज़मीन आसमान का अंतर है, जनता में ज़मीन आसमान का अंतर है, सिस्टम में ज़मीन आसमान का अंतर है, सेना में ज़मीन आसमान का अंतर है और नेताओं में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। बातें हमारे मीडिया की भी हो रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से परिस्थितियों को हाइपर किया, वो परिस्थितियां हाइपर होनी चाहिए थी क्या? भारत सरकार ने तो कभी ये कहा नहीं कि हम युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं। इसके बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने बिल्कुल उन्माद जैसा माहौल बना दिया देश में? हमारे बीच विनोद सिंह जी जुड़ चुके हैं।
तो बातचीत की शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहले इस समय जो लाइव में हमारे साथ एक विभूति जुड़े हैं, विनोद सिंह जी हैं। और विनोद सिंह जी को शामिल करने का उद्देश्य ये है कि एक तो फौजी परिवार से आते हैं। इनके पिताजी 1996 में फौज से सेवानिवृत्त हुए और उनकी लास्ट पोस्टिंग जो थी वो सियाचिन लद्दाख में थी। और स्वयं विनोद सिंह जी भारत स्काउट एवं गाइड में राष्ट्रपति पदक विजेता हैं और इन सबसे ऊपर एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और आज जो लोग इनको शुरू से नहीं जानते हैं वो इनके संघर्ष को और इन्होंने जो अचीव किया है उन स्थितियों को नहीं समझ सकते हैं। एक छोटे से स्तर से एक अच्छी खासी स्थिति तक आना और उसके ऊपर हर विषय पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने विचार रखना, ये बहुत कम लोगों में होता है। तो विनोद सिंह जी का स्वागत है। बातचीत की शुरुआत हमने कहा था हम उन 4 पंक्तियों से करेंगे जो कल हमने अनायास ही, जिसमें से 2 पंक्तियां मेरी हैं, 2 मेरे किसी फेसबुक मित्र की हैं। लब तक आते जाम रह गया, एक अधूरा काम रह गया, मिट बन न सके बलोच खैबर, पाकिस्तान नाम रह गया। ये टीस हर भारतीय के अंदर होगी आज, और ये टीस ही नहीं है, ये पाकिस्तान की नियति भी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी समय लगे पाकिस्तान को तो टुकड़े टुकड़े होना ही है। और ये आज नहीं तय हो रहा है, ये पाकिस्तान के जन्म के पहले ही जो एक गर्भकाल होता है ना, उसमें ही तय हो गया था कि ये जो बीज है ये ऐसा है कि इस बीज से जो पौधा बनेगा वो पेड़ नहीं बन पाएगा, उसे अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाना है। क्योंकि वो बीज जो था वो नफरत का था, उसने जो आधार लिया उसमें वैचारिक स्तर नहीं था। वैचारिक धरातल पर बातचीत होके खुशी खुशी बंटवारा नहीं था। इसमें एक तर्क दिया गया था कि क्योंकि ये इस देश में 2 धर्म के लोग रहते हैं, दोनों धर्म अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों की वेशभूषा अलग अलग है, दोनों की भाषा अलग अलग है, दोनों का रहन सहन अलग अलग है, इसलिए ये देश भी अलग अलग होना चाहिए। और उस विचारधारा को बड़ी संख्या में लोगों ने उसी समय नकार भी दिया था। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज यहां रुका, जिसने जिन्ना को नकार दिया, जिन्ना की विचारधारा को नकार दिया। सबसे बड़ा अंतर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो यही है। उसका जन्म ही नफरत पे हुआ और यही कारण है कि जो उसने तर्क दिया, जिन्ना ने जो आधार दिया, जो वैचारिक धरातल दिया, उसी धरातल ने 1971 में उसके एक हिस्से को उससे अलग कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहां भी तो यही बातें सामने आई कि भाई मेरी बोलचाल अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, मेरा पहनावा अलग है। वो धर्म एक ही था, उसके बाद भी अलग होना पड़ा, अलग करना पड़ा, बंटवारा हो गया। और वही स्थिति जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसमें भी कमोवेश 4 आप हिस्से मान लीजिए जहां ये द्वंद्व चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग यही कह रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग यही कह रहे हैं, सिंध के लोग भी यही कह रहे हैं।
और पंजाब जो भारत का एक, पंजाब का हिस्सा भारत के पास है, दूसरा उनके पास है। वो पंजाब जो है वो पूरा जो है उसने कब्जा कर रखा है। वहां की फौज का अधिकांश हिस्सा वहीं से आता है। तो ये उसकी नियति है कि उसके साथ आज नहीं तो कल ये होना है, विघटन होना है, उसके टुकड़े टुकड़े होना है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि आज ये बहुत अच्छा मौका था भारत के पास 1971 के समय जो दृढ़ता तत्कालीन भारत सरकार ने दिखाई थी, इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, वही आज भी दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन परिस्थितियों का आकलन इस तरह से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से जब हम उस समय की परिस्थितियों को पढ़ते हैं, उस युद्ध काल के समय को देखते हैं, तो जो जानकार लोग होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये पूर्वी पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत सामरिक दृष्टि से हम पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ थे। वो चाहे राजस्थान बॉर्डर हो, चाहे गुजरात बॉर्डर हो, चाहे पंजाब बॉर्डर हो, और चाहे जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो, हमने वहां पे सामरिक दृष्टि से ज्यादा बढ़त ली थी बनस्पत पूर्वी पाकिस्तान के। लेकिन 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया पूर्वी पाकिस्तान में। अलग हुआ पूर्वी पाकिस्तान, भला बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध रहे, वहां पर जब तक शेख मुजीबुर साहब रहे या जब उनकी बेटी शेख हसीना सत्ता में रहती हैं, तो संबंध अच्छे होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। लेकिन जब खालिदा जिया की सरकार होती है या वहां पर सैन्य शासन होता है, तो संबंध हमारे उतने अच्छे उनसे रहते नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भारत ने उस समय गलती कर दी बांग्लादेश बनवा के, बांग्लादेश को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए था, पूरी पाकिस्तान को वो पाकिस्तान का हिस्सा रहता। भारत ने जो कश्मीर में बढ़त बनाई थी, जो पंजाब में बढ़त बनाई थी, जो गुजरात में बढ़त बनाई थी, जो राजस्थान में बढ़त बनाई थी, उस क्षेत्र को भारत को अपने कब्जे में लेना चाहिए था। कश्मीर समस्या काफी हद तक सुलझ सकती थी वहां पे। लेकिन बाहर से जो भी बातें कही जा रही हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव तो उस समय भी रहा होगा। तभी तो जहां पे हम उतनी ज्यादा बढ़त में नहीं थे, वो तो एक अलग देश बन गया, और जहां हम बढ़त में थे वो क्षेत्र हमने छोड़ दिया। और वहां भी उस समय पाकिस्तान ने यही कहा था कि विजय हमारी है, क्योंकि राजनीति में चीजों को बहुत व्यापक दृष्टिकोण में देखा जाता है, कूटनीति में, और हम सामान्य लोगों तक बातें बहुत क्षण क्षण के, बहुत धीरे धीरे
बहुत धीरे धीरे आती हैं। भारत सरकार का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर में जो था वो पहले दिन ही बताया गया कि हमें जो अचीव करना था, जो मेरा टारगेट था, वो हमने पूरा कर लिया। टारगेट पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद में जो रिएक्शन आया, उसके रिएक्शन में हमारा रिएक्शन, और वो एक चैन चल रही थी रिएक्शन की। वर्तमान समय में जो विश्व की परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से अंकल सैम यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक आर्थिक युद्ध भी चल रहा है, जहां पर अमेरिका चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। और जब हम कल संघर्ष विराम की बातें कर रहे थे, तो उसी समय जो स्विट्जरलैंड में चीन और अमेरिका के बीच में आर्थिक मसलों को लेकर चर्चा हुई, वो कुछ ही देर में खत्म हो गई। इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। हम लोगों ने ध्यान उन परिस्थितियों पर भी नहीं दिया है कि जो चीन पिछले 15 दिनों से सम व्यवहार कर रहा था भारत पाकिस्तान के साथ, वो कल सीज फायर की घोषणा होने के बाद क्यों कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? पहले तो उसने ये बात नहीं कही। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में भी गया था। वहां भी वो चीन न्यूट्रल रहा। अगर चीन साथ देने की कोशिश करता तो एक प्रस्ताव लाने का तो वहां प्रयास होता कि भारत हमला ना करे, लेकिन वहां पर चर्चा की गई बंद कमरे में। तब तो चीन ने सम व्यवहार दिखाया, और कल जब सीज फायर की घोषणा हो गई, उसके बाद वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, चीन, पाकिस्तान, भारत, और एक त्रिकोण बन रहा है चीन, अमेरिका, भारत। चीन का मोहरा पाकिस्तान है, और भारत किसी का मोहरा बनना नहीं चाहेगा। परिस्थितियां जो भी रहे, ये जो परिस्थितियां हैं, इनमें जो ये आर्थिक युद्ध है दो महाशक्तियों, आर्थिक शक्तियों के बीच में, तो कहा ही जा सकता है। उनमें भारत को अपना फायदा देखना है, और भारत फायदा तभी देख सकता है जब हम शांति में हैं। ये शांति
का विकल्प और जो शांति के पक्षधर हैं उनकी बात है। लेकिन बुद्ध के देश में उन्माद तो पैदा हुआ और उन्माद पैदा होने का कारण क्या था? शांति से रहने वाला देश अगर युद्ध की बातें करने लगे तो स्थितियां मानकर चलिए कि शायद पानी सर के ऊपर है। जो घटना पहलगाम में घटी और उसके पहले पाकिस्तानी जनरल ने जिस तरह का बयान दिया टू नेशन थ्योरी को लेकर, जिस पर हमने अभी चर्चा की आपसे, तो वो अगर बयान ना आया होता और ये घटना हो जाती तो शायद इतना ज्यादा आक्रोश ना होता। लेकिन जब यह आक्रोश पनपा, युद्ध का उन्माद भड़का, भारतीय सेनाओं ने उस हमले का बदला लिया। 9 स्थानों पर अटैक करके। उसके बाद में परिस्थितियां जिस तरीके से भारत में पनपी, सोशल मीडिया से ज्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया था रह गया है, वो है परमाणु परीक्षण। उस समय की परिस्थितियों को भी जब हम देखेंगे तो भारत के ऊपर परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने के लिए बहुत दबाव बन रहा था। रोज एक नए तरीके से उन चीजों को हमारे सामने पेश किया जा रहा था और उनसे निकलने का रास्ता एक ही था। अगर दो माने तो दो ये थे कि एक तो हम हमेशा के लिए परमाणु बम, परमाणु हथियार, परमाणु शक्ति बनना भूल जाएं, और दूसरा ये कि इनका सामना करें और परमाणु शक्ति बने। तो ये जो रोज रोज की बातें हैं ये खत्म हो। अटल जी ने उसके लिए योजना बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भारत के उस स्वप्न को साकार किया। 11 मई और 13 मई को परमाणु परीक्षण हुआ और भारत परमाणु शक्ति बन गया। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि घोषित तौर पे भारत को परमाणु शक्ति बनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो उस समय कहा गया था, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें चर्चा हुई थी और उस समय लोगों ने कहा था अटल जी से कि नेताओं ने हमारे सवाल किए थे कि आज ही क्यों आवश्यकता थी आपको ये करने की। और जो लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि आज ही क्यों आवश्यकता थी 1998 में, उन्होंने ही आगे चल के अपनी सरकार को दांव पर लगाकर अमेरिका के साथ परमाणु संधि की, जहां से परमाणु ऊर्जा के हमारे रास्ते खुले और एक विकल्प मिला। विनोद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है निर्मल जी? तो हमारा प्रश्न ये था, उस समय आपसे संपर्क तकनीकी दृष्टि से नहीं हो पा रहा था, ये जो कल सीज फायर हुआ है इस पर आपके क्या विचार है? निर्मल जी, कल का जो सीज फायर है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे ख्याल से 140 करोड़ जो भारतवासी हैं और संपूर्ण राजनीतिक पार्टियां, संपूर्ण, और दुनिया में हमारे जहां जहां नागरिक हैं, कनाडा में हो, यूएस में हो, ब्रिटेन में हो,
कहीं पर भी जो हमारे नागरिक रह रहे हैं उनकी जनसंख्या अलग है, उन सब का कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है। कई लोगों की मैंने पोस्ट देखी, वो लिख रहे थे कि पहले वो लिख रहे थे अब पाकिस्तान साफ हो जाएगा, अब बलूचिस्तान एक देश बन जाएगा, पीओके में हमारा कब्जा हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की। ये शायद पहली बार हुआ है कि 140 करोड़ देशवासी और सारी राजनीतिक पार्टियां सभी प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। सभी, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उन सब चीजों पे हम बाद में बात कर लेंगे, पर इस युद्ध की स्थिति में सभी नागरिकों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में प्रधानमंत्री का साथ दिया। आपने देखा भी होगा, किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया और सबने ये कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ में, पर इस बार इसका अंत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हर बार बात होती है, कभी कोई कांग्रेस को गाली देता है, कभी कोई भाजपा को गाली देता है, क्योंकि ये नेशनल पार्टीज हैं, तमाम समर्थन पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है, आरजेडी है, तमाम राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल हैं जो आपस में गठबंधन करके सरकार चलाते हैं। मसला यह गाली देने का नहीं है, मसला इस बात का है कि जब 26 निर्दोष लोगों की जान इस तरीके से गई, क्या ये किसी ने सोचा था? और ये एक बार नहीं हुआ है। आप अगर इतिहास को पलट के देखेंगे तो पुलवामा अटैक, हमारे सैनिकों की जान आए दिन जाती है, अखबार में छोटी सी जगह भी जाती है, वहां लिखा होता है 2 सैनिक शहीद हुए, पुलवामा में 2 खत्म हुए, पुंछ में 2 खत्म हुए, राजौरी में 1 खत्म हुआ। इस तरीके की हेडलाइंस आती है और चली जाती है। ये दुर्भाग्य है कि टीवी की एक छोटी सी लाइन में वो खबर आके निकल जाती है, हमारे सैनिकों की लाश, शहीद सैनिकों की लाश हमारे घर आ जाती है और 2 दिन बाद ये देश भूल जाता है। दुर्साहस किया पाकिस्तान ने, हमारे 26 निर्दोष बेटों को, भाइयों को, हमारे पिता समान कुछ लोग थे, उनकी हत्या की और हमारी बहन बेटियों के सामने की, और ये मैसेज दिया कि जाओ बता देना अपने प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर उन्होंने बात कही कि जाओ बता देना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। 140 करोड़ लोगों ने उनको ताकत दी है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैंने बार बार कहा है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम आपस में कोई भी जिरे यहां कर सकते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई हमारी अलग हो सकती है, पर जब देश की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और हमारे प्रधानमंत्री को एक नीच और निर्लज आतंकवादी अगर चैलेंज कर रहा था, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और हमारी माताएं बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया और उनकी डेड बॉडी अगले 24 से 48 घंटे में उनके घरों पे आई। ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद ऐसा लगा, शायद ऐसा लगा, मुझे भी लगा, मैं तमाम बार विरोध करता हूं नीतियों का भारतीय जनता पार्टी की, पर मैं समर्थन भी करता हूं। धारा 370 पे मैंने खुल के समर्थन किया, राम मंदिर पे मैंने खुल के समर्थन किया कि नहीं, मोदी ने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया। तो शायद इस बार मुझे लगा और 140 करोड़ देशवासियों को लगा और सभी राजनीतिक दलों को लगा कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी वो कर दिखाएंगे जो कल्पना से परे होगा, शायद पीओ के अंदर होगा। मैं फिर एक तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं कि संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ये बात बोलते हैं कि बैठिए, अभी इंतजार करिए, पीओके पे भी हम कब्जा करेंगे। तो या तो उस दिन वो झूठ बोल रहे थे संसद में बैठकर, या आज सीज फायर ने झूठ बुलवा दिया। वो कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर लागू हो गया है, अब आज के बाद देश में कभी भी कोई आतंकवादी घटना होगी उसको वॉर माना जाएगा। आज कह रहे हैं वो ये बात। साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? कल तक हमारे देश पे गोला बारूद दागा जा रहा था। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, 1971 में भी नहीं हुआ कि हमारे रिहायशी शहरों पे मिसाइलें दागी जा रही थी, रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे थे, रॉकेट्स दागे जा रहे थे, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन से हमला किया जा रहा था और हम एक्ट ऑफ वॉर में थे। ये दुर्भाग्य, बिल्कुल दुर्भाग्य।
प्रधानमंत्री, अगर हमने एक ताकतवर प्रधानमंत्री चुना, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम बाद में झगड़ा कर लेंगे प्रधानमंत्री से, पर वो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबने उनको ताकत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सेनाओं को छूट दी है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे सीज फायर हो गया? उस मुल्क में, जो इतना छोटा सा मुल्क है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया जो कह रही थी चिल्ला चिल्ला के कि 4 दिन का उनके पास गोला बारूद नहीं है, 4 दिन युद्ध नहीं चल सकता, तो भारत सरकार ने कैसे स्वीकार लिया ये सीज फायर? जब वो व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसने हमारी अस्मिता को चैलेंज किया, हमारी बहन को, हमारी बेटी को विधवा बनाया, हमारी माताओं का सुहाग छीना, और हम चुपचाप बैठे रहे। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे गाली देंगे, मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमने विरोधी से लड़ने की जगह अपने अंदर लड़ाई करना चालू कर दी। उन्हें हमारी बात बुरी लगेगी। मैं फिर आज एक बात कहता हूं, मैं खुद एक डिफेंस परिवार से, मेरी पूरी पढ़ाई डिफेंस स्कूल में हुई है। मेरे पिताजी ने डिफेंस की नौकरी की, लास्ट पोस्टिंग सियाचिन से रिटायर हुए। मेरे ससुर आर्मी के अंदर रिटायर्ड हुए, मेरे बाबा आर्मी में भी थे, मेरे ताऊ जी आर्मी में थे, मेरे साड़ू प्रेजेंट टाइम में आर्मी में है। वो कहते हैं हमें बताएंगे सेना के बारे में, हम जानते हैं सेना का दर्द। मैं जानता हूं कि एक सैनिक तिरंगे में लपेट के आता है। मैं ये भी जानता हूं कि पिछले 4 दिनों के अंदर कम से कम 10 से 12 सैनिकों की लाशें उनके घर पहुंच गई। मैं ये भी जानता हूं कि 15 सिविलियंस मारे गए। मैं ये भी जानता हूं कि 50 लोग घायल हुए। पर इन सब चीजों से एक चीज ऊपर है कि हर बार हम मरते रहेंगे। कल तक ये लोग कहते थे कि 26/11 कांग्रेस के समय पे हुआ, कांग्रेस ने क्या कर लिया, कहते थे। हमने भी कहा कि पुलवामा हुआ, क्या हुआ? सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। कई पार्टियों ने सबूत मांगे, उन पार्टियों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। पर जब देश ने आपको मौका दिया, आपको साबित करने का मौका दिया कि इस आतंकवाद की जड़ को खत्म करिए। एक तरफ इजराइल है जो कह रहा है हमास को ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे। साहब, हो सकता है हम एक रोटी खाएं, साहब हो सकता है हमें भी बहुत खराब दिन देखने को मिले, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई बहन बेटी, हमारा कोई भाई अगर घूमने के लिए श्रीनगर जाए तो उसकी लाश घर पे आई, हम नहीं देखना चाहते। हम ये नहीं देखना चाहते कि जैसलमेर में अगर कोई मेरा भाई बैठा हुआ है तो उसकी दुकान पे, उसके व्यापार पे, उसकी फैक्ट्री पे बम गिरे। ये हम नहीं देखना चाहते। हम क्या देखना चाहते हैं? हम एक बेहतर भारत देखना चाहते हैं, जो हमने प्रधानमंत्री के तौर पे आपको ताकत देके देखना चाहा। लोग कह रहे थे कि 400 सीटें आ जाएंगी तो मोदी जी ये कर लेंगे। मोदी जी, ये देश हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। आपकी सीटें भले ही कम हो, पर पूरा विपक्ष, इस देश का एक एक नागरिक, भले वो आपका बहुत बड़ा विरोधी हो, पर इस संकट की घड़ी में उसने आपका साथ दिया है और देगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। आप भले हमको ना माने कि आप हमारा वोट आपको मिला, पर जब देश के आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर मेरे प्रधानमंत्री को कोई ये कहेगा कि जाके बता देना, तो मेरे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो उन्हें बता दे। बिल्कुल फर्ज बनता है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में जिनका डंका चलता है उनके प्रधानमंत्री हैं। पर अगर मेरा प्रधानमंत्री किसी दबाव में आकर के सीज फायर का अगर मान लेता है तो ये गलत है। इंटरनेशनल लेवल पर मैंने कल जैसे ही दोपहर में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे राष्ट्रपति नहीं है, हमारे राष्ट्रपति नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए। ये वही मुल्क है जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, इन सब ने हमें दबाने का काम किया। मुझे याद है 1998 जब प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, और पोखरण में आज ही के दिन जब हम परमाणु का परीक्षण कर रहे थे, तो यही अमेरिका किस तरीके का दबाव बना रहा था। पर वो साहस चाहिए था, और वो साहस अटल जी के अंदर था। वो साहस था अटल जी के अंदर, उन्होंने नहीं सहा और हमको परमाणु देश विकसित दिया। वो साहस इंदिरा गांधी के अंदर था कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन 3 दिन तक नहीं उठाया। वो साहस था। वो साहस था कि इंदिरा गांधी यूएन से उठ के चली आई। वो साहस था। तब हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, ये मनोबल नहीं था, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज जब 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, 140 करोड़ लोगों की विपक्ष की सरकारें भले हो, वो आपके साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, सारे मतभेद भूल करके खड़ी हैं कि नहीं, इस समय प्रधानमंत्री की इज्जत रखनी है, देश की इज्जत रखनी है। तब आप अमेरिका के राष्ट्रपति की बात मान लेते हैं। वो भी उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई साहब, भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम कर रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक गैर मुल्क का राष्ट्रपति हमारे देश को तय करेगा कि हम सीज फायर लेंगे, और एक तरफ कहा जाता है कि हमने अपनी सेना को खुली चुनौती दी है, खुली छूट दे रखी है। ये कैसी छूट है साहब? ये गलत है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमेरिका तय करेगा। इसी युद्ध के दौरान मैंने देखा कि अमेरिका ट्वीट करता है कि भारत ने सभी हमारे सामान के ऊपर टैरिफ 0 कर दिया है। ये कैसे देश चल रहा है? अमेरिका घोषणा कर रहा है, हमारे यहां से विदेश मंत्रालय नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा है कि टैरिफ 0 हो गया। अमेरिका कह रहा है कि आज शाम 5 बजे से पाकिस्तान नहीं लड़ेगा। अब कहां चला गया था अमेरिका? पूछना चाहिए था उस अमेरिका से, जब हमारी 26 बहन बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे थे, तब अमेरिका कहा था। क्योंकि अमेरिका का व्यापार हथियार है। आज उसने कह दिया, हमने बंद कर दिया। चाइना की कंपनियां भारत के अंदर व्यापार कर रही हैं और वो कहता है कि हम चीन के साथ हैं। क्या हमारे देश की जनता में, क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों में साहस है कि हम इनका बाइकआउट कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर साहस है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का बाइकआउट कर पाएंगे? आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप तय करिए। आप आके कहते कि नहीं सीज फायर हो रहा है। जनता से पूछते, जनता आपके साथ थी। आप कहते हैं कि सबको साथ देना पड़ेगा। ये सबका देश है, बिल्कुल ये हमारा देश है। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं। वो हो सकता है बहुत गलत हो, बहुत उन्होंने गलतियां की हो, पर आज समय था सुधारने का। आज समय था कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का, उस निर्लज्ज बेईमान का। बात करते हैं आप अमेरिका की। कहां गया था अमेरिका उस समय जब कंधार में हमारा प्लेन हाईजैक किया गया और मसूद अजहर को छुड़वा करके लेके गया पाकिस्तान? क्या बात करते हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे? उसी डोनाल्ड ट्रंप, उसी अमेरिका के लोगों ने लादेन को पाकिस्तान में मार करके लेके गए। वो आतंकवादी मुल्क नहीं है। मसूद अजहर वहां रह रहा है, दाऊद इब्राहिम वहां रह गया, जिन्होंने 26 हमारे यहां मुंबई बम ब्लास्ट कराया, जिसने कंधार कराया, जिसने 26/11 कराया, और हम उस अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं। अरे अगर हमें सीज फायर करना था तो हमारी शर्तों पे साथ होना चाहिए था। वो भी हमको सौंप देते मसूद अजहर को, वो हमें सौंप देते दाऊद इब्राहिम को, हम भी मान जाते कि हमारे 26 लोगों का सुहाग गया, हमने बदला ले लिया और उनसे ले लिया। जब वो कंधार में हमारा प्लेन हाईजैक करके अपने दुश्मन छुड़ा के ले जाते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये तो नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मुझे जो जो लोग सुन रहे हो, मैं कतई विरोध नहीं करता, पर मुझे लगता है गुलामी से बेहतर मर जाना है। भगत सिंह कह के गए, भगत सिंह कह के गए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। ये जाहिल मुल्क पाकिस्तान जो हर समय हरकत करता रहता है, ये जाहिल मुल्क पाकिस्तान जो रोज सीज फायर तोड़ता है, और हम और आप झेलते हैं। रोज हमारे 2 भाई फौजी खत्म हो जाते हैं, उनकी मिट्टी आ जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। साहब फेसबुक पे लाइक कर देना, फेसबुक पे चले आके ताकत दिखाना, ये नहीं चलता है। जब सैनिक की लाश पर आती है तो पता चलता है। तो एक बार में निपटारा चाहिए। पीयूके चाहिए था, पीयूके, क्योंकि हमने नहीं, आपने कहा था कि हम पीयूके लेके दिखाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए था तो बदला चाहिए था। जिस मुल्क पाकिस्तान ने हमारे शहरों पे, जलंधर हो, उधमपुर हो, राजौरी हो, पुंछ हो, गुजरात हो, भुज हो, उसने हर जगह रिहायशी इलाकों पे मोर्टार दागे, मिसाइलें दागी। मैं गलत कह रहा हूं? मीडिया दिखा रही थी साहब, मैं तो वहां गया नहीं, मैं न्यूज चैनल पे देख रहा था। लोगों ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 1500 ड्रोन से हमला किया गया। ये पाकिस्तान ने किया है साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने एविडेंस दिया है न्यूज चैनल के माध्यम से, और हम ये सुन रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। उसके बाद हम सीज फायर कर लेते हैं। अरे कैसा सीज फायर है साहब? लोग कहेंगे फेसबुक पे बोलना बहुत आसान होता है। लोग कहेंगे, अरे लोगों को क्या पता, इस देश के अंदर हर आदमी अपनी ताकत से देश के समर्पित है, वो मेहनत करना चाहता है। कोरोना में लोगों ने देखा होगा, जब सरकारें विफल हो रही थी तो आम नागरिकों ने मोर्चा संभाला था, चाहे मिट्टी जलाने से लेकर के लकड़ी हो, चाहे गैस सिलेंडर पहुंचाने का हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने ही आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया था। अगर देश को जरूरत पड़ती तो फिर हमारा नौजवान निकलता, फिर हमारी महिलाएं अपने जेवर देती, पर जरूरत तो पड़ती। प्रधानमंत्री जी ने बगैर पूछे फैसला कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, फैसला हो गया, सीज फायर हो जाता है शाम को 5 बजे। सबसे दुर्भाग्य की बात देखिए, शाम को 5 बजे सीज फायर होता है और उसकी औपचारिक घोषणा नेशनल चैनल्स पे चल रही है, जितने पोर्टल चैनल है उन पर चल रही है। और आप विश्वास मानिए, जब 8:40 पे फिर गोराबाली की आवाज आती है कि श्रीनगर के अंदर तमाम धमाके सुने गए, उधमपुर में सुने गए, हर जगह ब्लैक आउट कर दिया गया, आप विश्वास मानिए दिल खोल जाता है। फिर 10:30 बजे हमारी MEM फिर से रिपोर्टिंग करती है और कहती है, साहब कोई सीज फायर नहीं है, सीज फायर के टाइमिंग में जो चेंजेस था वो 5 बजे की जगह 10:30 बजे कर दिया गया है। पहली बार देख रहा हूं देश के इतने गंभीर मुद्दों पे मजाक चल रहा है। 5 बजे का
सीज फायर रात में 10:30 बजे हो जाता है, उसके बाद कोई हमला नहीं होता, क्योंकि फिर से डोनाल्ड ट्रंप फोन करते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान मान जाता है। ये दबाव है साहब, ये दबाव है। हम कब तक ये सब झेलते रहेंगे? कौन लोग हैं? क्यों सरकार इतनी दबी हुई है? आए मोदी जी, रैली करें, भाषण दें। और मैं आज एक और मांग करता हूं कि अगर निष्पक्ष तौर पर सरकार अगर है और उसे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे 26 लोगों की जान करके गई, तो किसी भी रैली के अंदर इस युद्ध का जिक्र नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको यूज नहीं कर सकती, कोई नहीं यूज कर सकता। ना राहुल गांधी कह सकते हैं कि हमने सरकार को समर्थन दिया, ना अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि हमने सरकार को समर्थन दिया, ना अखिलेश यादव कह सकते हैं और ना नरेंद्र मोदी कह सकते हैं किसी रैली में कि हमने पाकिस्तान के साथ ये किया। क्योंकि कितने दिनों तक हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के राजनीति करते रहेंगे साहब? लाशों पे राजनीति छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल दबाव आप झेल लीजिए, हम भी झेल लेंगे, पर आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप एक ताकतवर नेता हैं, आपके साथ 140 करोड़ लोग हैं, विपक्ष है, आपकी इतनी मजबूत सरकार है, पूरी दुनिया है। देखिए इसराइल को, जो अपने 5 लोगों के लिए 5,000 लोगों को मारता है, वो भी ढूंढ ढूंढ के जमीन में। यूक्रेन को देखिए, जिस राष्ट्रपति को दुनिया कॉमेडियन बोलती थी, उस राष्ट्रपति ने अमेरिका की मीटिंग छोड़ करके निकल आना पसंद किया। उस यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 3 साल तक युद्ध लड़ा। हो सकता है गलत हो, पर वो अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। अरे हमारे ऊपर तो थोपा गया है साहब, हमारे तो लोग मारे गए हैं, हमारे 26 उधर मारे गए, युद्ध के दौरान मार दिए गए 26। हम भी युद्ध नहीं चाहते, पर अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम आतंकवाद का सफाया चाहते हैं। हम चाहते थे कि जमीनी स्तर पे इजराइल की तरह ढूंढ ढूंढ के एक एक आतंकवादी को मारा जाए, कि दोबारा कभी भारत के अंदर 26/11 ना हो, दोबारा भारत के अंदर हमारा कोई सैनिक ना मारा जाए, पुलवामा ना हो, और दोबारा भारत के अंदर कोई बहन बेटी हमारी विधवा ना हो, हमारी माँ का सुहाग ना छीना जाए। हम कभी नहीं चाहते थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, ना मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं, दुर्भाग्य है कि हमारे देश की इतनी मजबूत सरकार ने बगैर किसी बात किए सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी सेना का मनोबल गिराना है, ये हमारी सरकार का भी मनोबल गिरता है। और शायद आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी, एक थी इंदिरा, ये बात क्यों कही जाती है? 71 के समय जब हम इतने मजबूत नहीं थे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े चीर के कर दिए, वो इंदिरा गांधी थे। इतिहास आपसे पूछेगा, इतिहास आपसे जवाब मांगेगा, पर हो सकता है अब इतिहास ना मांगे, क्योंकि आज तो फेसबुक की मीडिया है, ट्रोल कर दिए जाएंगे, कल से सब कुछ भुला दिया जाएगा, रैलियां चालू हो जाएंगी, चुनाव चालू हो जाएंगे और हम भी थक हार के भूल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मजबूत सरकार थी, जवाब देना चाहिए था और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखानी चाहिए थी। आज मैं 2-3 वीडियो देख रहा था, उन वीडियो में मजाक बनाया जा रहा पाकिस्तान के अंदर हमारा, कि कराची पे हमला कर लिया, यहां पे हमला कर लिया, यहां पे कब्जा कर लिया। ये बेइज्जती है हमारी। हमें कहीं कब्जा नहीं करना साहब, वो हमारा दिया हुआ मुल्क है, उनको हमने पैसे दिए थे तब पाकिस्तान बना था। तो आज समय आ गया है, क्योंकि लिखा हुआ है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए था, पीओके छीन लेना चाहिए था, बलूचिस्तान अलग करा देना चाहिए था और इस गरीब मुल्क पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए था। ये उनकी जनता को समझना चाहिए, कितने मक्कार और कितने गैर जिम्मेदार लोग उनके यहाँ शासन कर रहे हैं, ये जनता को समझना चाहिए। पर उनको समझाने का सबक हमारी सेना के पास था, हमारे नेताओं के पास था। क्या सदन के अंदर एक्सेप्ट करेंगे गृह मंत्री जी कि गलती हुई है? नहीं करेंगे। पर वो कहते थे कि पीओके लेके दिखाएंगे, एक्ट ऑफ वॉर लागू हो गया है, मतलब हम फिर इंतजार करेंगे कि वो हमारे यहाँ आए और फिर निर्दोषों को मारे और फिर साहब हम बम चलाएंगे। हमें बम नहीं चलाना साहब, हमें इस मैटर को सॉल्व करना था। बहुत गलत हुआ है, मेरा भी दिल टूटा है, हो सकता है तमाम लोगों का टूटा, और विश्वास मानिए तमाम मेरे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं जिनका दिल टूटा है, पर वो बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे लोगों का जमीर मर गया है, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे साहब बोल देंगे तो ऊपर से कोई कार्रवाई हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में उन लोगों ने आपको जीना सिखाया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो हमको आजाद करके गए हैं, जिन्होंने फांसी पे झूल गए। अरे हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे साहब? ये हर आदमी के लिए, हर सरकार के लिए, हर नागरिक के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। कोई दुश्मन नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं है, आप हमारे दुश्मन नहीं है। ये राजनीतियां आती जाती रहेंगी, हमको और आपको अपनी बात रखनी चाहिए। हम गुलाम मुल्क में नहीं रह रहे, हम एक आजाद भारत में रह रहे हैं। जिस आजाद भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे, जिन्होंने खुल के बोला, उस आजाद भारत में है जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों की मिट्टी है।
तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद सरकार कुछ करे, या कुछ ना करे तो कम से कम इस देश की जनता जागे और सवाल करे कि साहब इतने मजबूत देश में नहीं होना चाहिए था। मेरे देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, मेरे देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, मैंने वोट नरेंद्र मोदी को दिया है। मेरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, फैसला वो लेंगे। अगर ये फैसला उनका है तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी यही बात कह सकता हूं, बाकी लोगों को मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने अपनी बात रखी। और आपकी बात, क्योंकि एक कॉमन बिल्कुल की तरह हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये आम लोगों की बात है, आम लोगों की भावनाएं हैं, और वो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रकट हो रही है। हमारे साथ अयोध्या की पावन धरा से स्वामी अवधेशानंद जी, नहीं अवधेशानंद, स्वामी अवधेशानंद जी के शिष्य अतुल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। अतुल जी, आपने अभी सुना होगा विनोद जी की बातों को, और उसके पहले जो हमने शुरुआती अपनी बात रखी थी, और ये पूरा घटनाक्रम जो घटित हो रहा है, इसको भी आपने बहुत नजदीक से देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा। कल सीज फायर की घोषणा होना और उसके कुछ ही देर बाद चीन के विदेश मंत्री का बयान आना कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसकी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे, और उसके बाद भारत के एनएसए का वहां के विदेश मंत्री से बात करना, और इस बीच में जो सीज फायर और बताया जा रहा था हो गया है, सहमति हो गई है, उसका वायलेशन होना और ड्रोन से अटैक होना, और उसके बाद जब चीन के विदेश मंत्री से हमारे एनएसए की बातचीत हो गई, फिर सब कुछ थम जाना, रुक जाना, यथावत हो जाना। इस पे आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो विनोद जी अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, और उन सारी बातों से मैं ताल्लुकात रखता हूं, और ये केवल उनकी बात नहीं है। आज मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी की बात यही है, कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, यही मुख्य रूप में, धारा के रूप में जिस विकट परिस्थिति में हम लोग फंसे हैं, इसमें पूरी पूरी भूमिका चीन की ही रही है। एक वैश्विक रणनीति के तहत भारत को एक ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया है, और भारत उसमें फंसता भी नजर आया। लेकिन जिस स्थिति को लेकर के आज पूरा भारत एकजुट हो गया था, न कोई पार्टी रही, न कोई मतभेद रहा, और एकजुट होकर के षड्यंत्र के खिलाफ, इस कूटनीति के खिलाफ हम लोग खड़े रहे। और बीच में आकर के आज कल जब सीज फायर की ये खबर आई है, तो आप यकीन करेंगे, मैं स्वयं, और यह दुर्भाग्य भी है इस देश का कि मीडिया जिस पर हम पूरे भारतवासी निर्भर हैं प्रत्येक जानकारी के लिए, वह ठीक से सुचारू रूप से कोई भी जानकारी आप तक पहुंचा नहीं पा रही। वो केवल बम उड़ा रही है स्टूडियो में, और नाना प्रकार के अनर्गल प्रलाप करती हुई पूरे भारत को विकृत स्वरूप दे रही है। जो उनका काम है वो ठीक से न करने, सीज फायर को यकीन मानने के लिए न जाने कितने सोर्सेस के लिए प्रयास करना पड़ा, और सीज फायर ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सब लोग सोच रहे थे, जैसा कि पूरी तरह दोहराया है, मैं उस पूरी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। विनोद जी ने बखूबी पूरी बातों को, सारे पक्षों को रखा है भारतवासियों के हृदय की। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि चीन का जो सबसे सुप्रीम पावर बनने का जो ख्वाब है, विश्व गुरु बनने का वो ख्वाब है, शांति दूत बनने का, उसके तहत इसने प्रॉक्सी बनाकर पाकिस्तान को हमारे सामने रखा, आतंकवाद को सहयोग दिया है, और उसमें हम लोग फंसते नजर आए। लेकिन समय था पूरी तरह कि इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का। लेकिन सीज फायर वह तमाचा है भारत के ऊपर,
हम लोगों के ऊपर कि अब ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि हमने नेतृत्व करने वाला गलत चुन लिया। ये वो भारत है जो अपने स्वरूप को लेकर के सदैव विश्व के लिए एक अलग ही दिव्य छवि बनाकर रखता है, जिसकी इस स्वरूप को स्वयं प्रभुता स्वायत्तता की रक्षा के लिए आने वाले जितने भी लोग रहे, उन सब ने इस बात का ख्याल जरूर रखा कि भारत का जो अपना स्वरूप है वो बना रहे। लेकिन आज उसी पर तमाचा लगा। डोनाल्ड ट्रंप जब ट्वीट करते हैं मजाकिया अंदाज में कि कॉमन सेंस का उपयोग किया है और मैंने निजता निभाई है, मध्यस्थता निभाई है, ये बातें नहीं है, ये तमाचा है आपकी स्वायत्तता पर, आपके निर्णय। अब आप विचार करिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनके बयान तुरंत के तुरंत आ जाते हैं और आज पूरा भारत टकटकी लगा करके मात्र उन पूरी स्वरूप को देखना चाहता है, सुनना चाहता है कि चल क्या रहा है। मीडिया नहीं बता रही है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पूरी तरह आकर हमसे बात करें? एक ट्वीट आ जाता है मात्र कि जो है अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, कोई आतंकी हमला होता है, अब भी अवसर देना। ये कायरता वाली बातें हो सकती हैं और कुछ नहीं। और आज भारत पूरा हताहत है इन सारे विषयों से और उसके पास कोई शब्द नहीं है, अब उसकी कोई मांग नहीं रह गई, अब वो केवल सिर धुनता हुआ बैठा हुआ है। और चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना करके हमारे सामने रखा है रोबोट की तरह, हमारा असली दुश्मन तो वही दिखता है जिसने पूरी तरह यह सोचा कि चारों तरफ कोई भी ऐसा देश नहीं बचा है जहां पर चीन ने अपना झंडा न गाड़ दिया हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। एक भारत ही अपनी स्वप्रभुता को लेकर, स्वायत्तता को लेकर खड़ा है, उसी की ओर पेनी दृष्टि जमाए ये चीन खड़ा, पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर आतंकवाद को बल देकर के हमारे सामने इस षड्यंत्र को लाता है और हम ये समझ नहीं पाते। और जब इसको खंड खंड चीन को नकाब करने की बारी आई तो हम सीज फायर, वो भी ऐसी स्थिति में निर्लज्जता पूर्वक, कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त करने के लिए, कोई शब्द नहीं। और आज भारत हारा नहीं है, गिरा है। क्यों? क्योंकि हमने लाठी किसी गलत व्यक्ति को दे दी थी। और आश्चर्य की बात समझिए कि आज भारत सदैव इस स्वरूप को दिखाता रहा है। जब देश की बात आती है, हम कितने भी मतभेद में हो, जात पात में हो, धर्म में हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो भारत सदैव एकजुट दिखता है और उसने यह स्वरूप दिखाया। लेकिन वही बात मैंने कही कि नेतृत्व करने वाला हमने गलत चुन लिया। सीज फायर नहीं है, सबके हृदय को खंड खंड किया गया है किसी एक कृतज्ञ व्यक्ति के द्वारा। जी अतुल जी, आपने अपने विचार रखे, धन्यवाद। हमारे साथ कानपुर से दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। बताया गया थोड़ा तकनीकी इस समय दिक्कत है, वो अभी नहीं जुड़े हैं। हमारे साथ सैयद नूरुल अरफात जाफरी मदारी साहब जुड़े हुए हैं। सज्जादा नशीं हैं, खानकाहे मदारिया के। अरफात साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है और विश्वास है कि जो घटनाक्रम इस समय देश में चल रहा है उस पर आपने भी पैनी दृष्टि रखी होगी और इस पूरे घटनाक्रम की जो शुरुआत हुई, जहां से लोग ज्यादा आहत हुए, वो बयान था पाकिस्तान के जनरल मुनीर का जी, जिसने हम लोगों के घावों को कुरेदा। क्योंकि अगर एक घर के टुकड़े होते हैं, बंटवारा होता है, तो उसकी टीस सबके मन में जीवन पर्यंत रहती है। तो ये भी एक घर था जहां पर बंटवारा हुआ था, नकाब
सकारात्मक दृष्टिकोण से। और उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जिन्होंने जिन्ना के इस विचारधारा को नकार दिया था और वो पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में रहे। और तब से आज तक एक मुल्क में एक ही तरीके से हम सब रह भी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो विचारधारा है पाकिस्तान के जनरल की, हालांकि हमें ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर अपनी बातें भी कही हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि इस पर आप भी अपने विचार रखें। देखिए, मैं मकनपुर शरीफ दरगाह जिंदा शाह मदार से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये खानक़ाह बहुत पुरानी खानक़ाह है और हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाली भी दरगाह है। अंग्रेज़ों को इस दरगाह ने पछाड़ा है। बाबा मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह एक मदारी मलंग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और हमा वक्त ये हिंदुस्तान के साथ हम और हमारे पूर्वज हमेशा खड़े रहे। जब जब कोई बात आई तो हम हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ, जो भी हमारे देश का मुखालिफ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, अगर हमारे देश का दुश्मन है तो हम उसके सबसे पहले दुश्मन है। हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है। ये वो मुल्क है, मैं कई जगह गया, हिंदुस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत करते हुए नजर आए और पाकिस्तान से मैं कहता हूं, मेरी ये मांग है, मेरी डिमांड है, मैं इस खानक़ाह से ये एक पैगाम आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सुन पा रहे हैं आप हमको? जी जी जी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारी खानक़ाह ने हमेशा जिसने भी हमारे मुल्क के खिलाफ जबान को दराज किया, उसके खिलाफ हमारी खानक़ाह खड़ी हुई। और कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी हो, कोई शख्स क्यों ना हो, अगर हमारे देश के खिलाफ है तो हम उसके सबसे पहले खिलाफ। जी तो ये हमारी खानक़ाह, आप अगर इसकी हिस्ट्री उठा करके देखें तो सदियों पुरानी आपको तारीखें मिल जाएंगी कि अंग्रेज़ों से किस तरह हम लोगों ने जंगें की। हमारे यहाँ सूफीज़म में किस तरह से मोहब्बत और भाईचारगी, प्यार का पैगाम दिया जाता है। आप आकर के देखें, हमारे यहाँ एक मेला लगता है जो बसंत का मेला कहलाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वो मेला होता है। बसंत पंचमी में आए तो मोहब्बत के फूल खिलते हुए नजर आते हैं। शायर ने कहा है कि ये मदार पाक का दरबार है कि गुलशन न लाला जार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। और ये सबक, ये पाठ दे रहा है मदार पाक का दर, नफरतों को छोड़ो, प्यार की बातें किया करो। तो हम सूफी लोग, खानकाही लोग हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। लेकिन जब हमारी मुल्क के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ कोई भी जबान दराज करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में, मुल्क के लोगों पर जो सितम ढाया है, उन लोगों पर पहलगाम में जो अत्याचार किया, जो जुल्म किया, उसका जवाब उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमको चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम खानकाहों से उस बर्बरियत को, उस जबर को, उस जुल्म को देख करके हमने खानकाहों से नारा बुलंद किया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, वहां मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो सैयद साहब की बातों से एक चीज तो निकल के आ गई और देश में जी जो पिछले समय से एक माहौल बना, विशेष रूप से जब वो आतंकवादी घटना हुई और उसमें निकल के आया कि लोगों से नाम पूछ के, धर्म पूछ के उसके बाद में मारा गया, तो शायद उन विदेशी ताकतों ने, उन पाकिस्तानियों ने और उनके आकाओं ने, उन आतंकवादियों ने ये सोचा था कि एक इस तरीके का माहौल बनेगा कि यहाँ पर जो विशेष रूप से दो धर्म हैं इनके बीच में थोड़ी बहुत खटपट सुनाई देती है, तो उसको जो खाई है, जो दरार है, उसको खाई में बदल दिया जाएगा और भारत में बड़े पैमाने पर
हिंसा, दंगे, राजनीति भी हो सकती है, ये उन लोगों के मंसूबे रहे हों। जी लेकिन जी जी, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल भारत जिस तरीके से एकजुट हुआ, तो ये दांव तो उनका उल्टा पड़ गया। लेकिन बिल्कुल इसमें बिल्कुल, हम एक सच्ची बात है। अच्छाई भी देखते हैं कि हमारे देश में जो एक नकारात्मक माहौल पिछले कुछ समय से बन रहा था, जो जी सोशल मीडिया वीरों ने और कुछ ने अपने फायदे के लिए, मैं नहीं जी मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई सरकार हो, वो स्थितियों को उस जटिलता तक ले जाने का प्रयास करती है जहां तक ये स्थितियां पहुंच रही थी। तो एक अच्छाई ये है कि हमारी एकजुटता, हमारी भारतीयता वो सामने आई है। हमारे साथ कानपुर से मैं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मोहन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ गए। चलिए, तो विनोद जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी विनोद जी, आपने सभी लोगों की बातें सुनी होंगी। जी एक प्रश्न है जो कल से मेरे मन में आ रहा है। बताइए। एक विपक्ष के नेता हमारे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, जी और उनकी तुलना जब हम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं तो हमें कोई विशेष अंतर उनके विचारों में आज नजर नहीं आता है। पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के प्रति की जाने वाली कार्रवाइयों को लेकर जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते थे, कहते थे, वही आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ दूसरी तरीके से सोचना पड़ रहा है। इसको आप किस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आया है और मुझे लगता है कि इसको मुझे पूरी ईमानदारी से बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से नहीं बोलूंगा तो ये मेरे देश के साथ बेईमानी हो जाएगी। निर्मल जी, राहुल गांधी, देश उसे क्या समझते हैं? राहुल गांधी मतलब है कौन? मैं इसको कम शब्दों में बता देता हूं। राहुल गांधी हमारे देश का वो शख्स है जिसके परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बार बार एक बात कही है कि मेरे कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, मेरे राजनीतिक कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, पर इतिहास कभी भी जो है वो इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए आपको। जिन लोगों को ये बात पता हो कि चाचा नेहरू ने 9 साल जेल में काटी, वो चाचा नेहरू देश के सबसे मजबूत घराने के व्यक्ति थे। उस परिवार से राहुल गांधी आते हैं। चाचा नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो, जहां तक मैं जानता हूं, जितना मैंने किताबों में पढ़ा, कि वो नहीं चाहते थे। पर खैर, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, उसकी जो दुर्गत होनी थी वो हो रही है। खैर, उसके बाद आ जाते हैं हम इंदिरा जी पे। इंदिरा गांधी, चाचा नेहरू ने अपनी जान इसलिए गंवा दी कि जब युद्ध हुआ उसके बाद जो परिणाम आए, उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें उस दुनिया से जाना पड़ा। इंदिरा जी ने इस देश के लिए सब कुछ सहा, एक आयरन लेडी बनी, और वो भी एक आतंकवादी हमले में इस देश के लिए अपनी जान गंवा गई। फिर आते हैं राजीव गांधी, उन्होंने भी लिट्टे के आतंकवादी हमले में इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी। उन राजीव गांधी के पुत्र हैं राहुल गांधी। और इस देश के लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी है कौन? वो लोग पूछते हैं जिनको इतिहास के बारे में नहीं पता, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, कि वो गांधी परिवार जिसने इस देश के लिए आनंद भवन दान कर दिया, जिसने इस देश के लिए सब कुछ समर्पण दान कर दिया, वो राहुल गांधी हो सकता है।
गलतियां सब करते हैं, हो सकता है गलतियां की हो कांग्रेस ने वो गलतियां की हैं, इसलिए कांग्रेस आज दूर है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके तमाम वीडियो हैं, वो कहते हैं डॉलर ऐसे नहीं गिरता, आतंकवादियों के जवाब इस तरीके से नहीं दिए जाते, घुस के मारना चाहिए, ये पुराने वीडियो हैं उनके जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज वो नहीं बोल रहे, आज शायद उनका वो साहस देश नहीं देख पा रहा है। कल से लेके आज तक वो अपनी मन की बात नहीं करने आ पाए। अरे आज आना चाहिए था, संडे था, आज उनको मन की बात करनी चाहिए थी, स्वीकारना चाहिए था कि क्यों सीज़फायर हमने एक्सेप्ट कर लिया। वो राहुल गांधी जिसने आतंकवादी हमला होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री से कहा कि देश आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, इस देश का नागरिक आपके साथ है, आप उस राहुल गांधी पे उंगली उठाते हैं। और जब समय आएगा कभी राहुल गांधी उस कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारे जैसे लोग राहुल गांधी से भी सवाल करेंगे, जब वो व्यक्ति उस चीज पे सही नहीं उतरेगा। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं राहुल गांधी से सवाल नहीं कर सकता, मैं सवाल आज के प्रधानमंत्री से करूंगा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी घुसपैठ हुई थी कारगिल में, वो सिर्फ आगे हमारे बॉर्डर पे चढ़े थे, हमने जंग लड़के उनको खंडेरा, अपनी सारी चौकियां वापस ली और विजय पताका फहराई। अभी जुलाई में उसका विजय जुलूस होगा। पर जब आज हमारे देश के ऊपर युद्ध थोपा गया, हमारे देश पर पहली बार मेरे अपने जीवन, मेरी जो 40, 45, 43 साल की उम्र है, उस उम्र में मैंने पहली बार देखा कि मेरे देश के ऊपर मिसाइल फेंकी जा रही है, मेरे देश के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है, मेरे देश में मोर्टार दागे जा रहे हैं। जितना मैं आर्मी को समझता हूं, सांबा सेक्टर में मोर्टार नहीं दागे जाते थे, सीज फायर होता था, वायलेशन होता था, गोलियां चलती थी और आए दिन लगातार पाकिस्तान करता है। हम करते क्या? हम कुछ नहीं करते। तो आज मैं सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछ सकता, मैं सवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछ सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अगर कोई गलती की तो उनको सजा जनता ने दी दिल्ली में, उनके विचार बदल गए, लोगों ने उनकी सजा दे दी। अखिलेश यादव ने गलती की होगी, लोगों ने सजा दी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस की सजा ये थी कि कांग्रेस ने अति की होगी तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। पर आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है, क्योंकि आप तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। सवाल मैं आपसे करूंगा, ना कि राहुल गांधी से करूंगा। राहुल गांधी को जिस दिन परखना होगा, देश उनको मौका देगा और शायद इस देश को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। 50 साल का युवा नहीं होता, पर उस राहुल गांधी को देख के जरूर नौजवान लगता है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैंने कोई कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले रखी है, पर उस राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं जो देश को जोड़ने का काम करता, जो फैसले ले सकता है। शायद आज अगर मोदी जी ले सकते थे तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और फैसला ले लेंगे तो देश उनकी प्रशंसा करता। और इतिहास में अगर लेडी आयरन इंदिरा गांधी थी तो लौह पुरुष का नाम भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ लगता। इतिहास छेड़ा नहीं जाता। आने वाली सदियों में हमारे बच्चे, उनके बच्चे पढ़ते कि एक बार नरेंद्र मोदी ने घुस के मारा था, नरेंद्र मोदी ने पीओके छीन लिया था। जिस तरीके से हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 370 हटाई, जिस तरीके से हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का हल किया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक का हल किया, वो नरेंद्र मोदी कैसे डर सकते हैं जो अमेरिका के कहने पे अगर सीज फायर कर दे। तो ये अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। हो सकता है बदली शैली हो। तो हिंदुस्तान के मेमोरेंडम में लिखा है कि 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दे दिया जाता है बड़े से बड़े अधिकारी को, और अगर एक्सटेंशन भी दिया जाता है तो वो 2 वर्ष 3 वर्ष का होता है। और अगर प्रधानमंत्री हमारे 70 वर्ष के हो गए तो शायद वो एक बेहतर प्रधानमंत्री थे, वो बेहतर प्रधानमंत्री रहे, पर ये शायद दिन उन्हें नहीं देखना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ये कलंक लगे, सीज फायर। मैं नहीं चाहता था, मैं लाख उनका विरोधी हूं, पर मैं नहीं चाहता था कि उनके सर माथे पे इतने अच्छे रिकॉर्ड रहे, इतिहास में नाम दर्ज हो गया। तो मैं चाहता था कि नरेंद्र मोदी के हाथ ये भी इतिहास दर्ज हो कि पीओके नरेंद्र मोदी के राज में लिया गया, आतंकवाद का जड़ से खात्मा नरेंद्र मोदी ने किया, इजराइल की तरह किया, घर में घुस के मारा। मैं ये चाहता था। मैंने अपने भारत को देखा है फैसले लेते हुए। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, ना राहुल गांधी मुख्यमंत्री है, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, ना राहुल गांधी गृह मंत्री है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, नेता विपक्ष है, और उन्होंने देश के लिए विपक्ष की भूमिका निभाई। मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर के वो खड़े हुए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी पार्टी उनके साथ खड़े हैं। तमाम पार्टियां गलत हो सकती हैं, तमाम लोग गलत हो सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हम जैसे लोग विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, पर हम खड़े। मैं आज कह रहा हूं ना खड़ा हूं, हम बाद में झगड़ा कर लेंगे, पर आज भी मैं खड़ा हूं। पर जो मेरे देश के साथ हुआ,
क्या हमारी देश की सरकार चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? क्या उनके यहाँ के प्रोडक्ट यहाँ रोकेगी? क्या उनकी जो ऑनलाइन कंपनियां जो हमारे देश का व्यापार खत्म कर रही है उनको रोक पाएगी? हमने अमेरिका के प्रोडक्ट पे जीरो जीरो टैरिफ कर दिया। ऐसा क्या दबाव था? ये कौन सी परिस्थिति है? हम किसको बचा रहे हैं? देश पूछेगा आपसे, हम ये सब किसको बचाने के लिए कर रहे हैं? क्यों अमेरिका के इतना दबाव है हमारे ऊपर? अगर है तो इसकी जांच होनी चाहिए। कैसा दबाव है? हमारे पास टीवी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास 6 लाख सैनिक हैं, हमारे पास 15 लाख सैनिक हैं, उनके पास 400 टैंक हैं, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने लड़ाकू विमान, हमारे पास इतने। तो साहब, जब सब कुछ हमारे पास ज्यादा था तो हम बदला ले सकते थे। मौका था हमारे पास इतिहास लिखने का, मौका था आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का। इसका दोष हम राहुल गांधी को नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। पर नहीं, आने वाले समय में हम इस पूरे प्रोग्राम को चुनाव में यूज करेंगे और कहेंगे कि चाचा नेहरू ने जो गलती की थी उसकी वजह से आज ये आतंकवाद है। इंदिरा जी ने जो गलती की थी उसकी वजह से आतंकवादी आए तो इन्होंने हमारी 26 बेटी, माओ और बहनों का सुहाग छीना। इसका दोष भी हम उन पे मढ़ेंगे। साहब, ये कब तक चलेगा? हिंदुस्तान है, ये ऋषि मुनियों का देश है, शहीदों का देश है। आजादी हमने ली है गुलामी के बाद। आप हमारे नेता हैं, जनता ने आपको इतनी ताकत दी है, बदला लीजिए। और मैं खुद चाहता हूं कि देश में गद्दार मिले मुझे, जब आप बदला ले रहे हो और वो लोग निकल के आए जो कहें नहीं साहब युद्ध रोक दीजिए। मैं चाहता हूं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उन लोगों को कि जब आप युद्ध का बदला ले रहे हो और गद्दार नेता निकल के आए, गद्दार जनता निकल के आए। पर आपने नहीं ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं, आपने उन गद्दारों को ढूंढने ही नहीं दिया। आपने अमेरिका के कहने पे सीज फायर कर दिया। उस अमेरिका के कहने पे जिसने इराक के राष्ट्रपति को फांसी की सजा दी अपने यहाँ ले जाके, वो भी एक देश था, वो भी एक राष्ट्रपति थे जिनके संबंध भारत के साथ बढ़िया थे। हो सकता है उनके मतभेद किसी के साथ रहे हो, जैसे चीन कह रहा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अमेरिका कह रहा हमारे बहुत अच्छे संबंध है, इराक के साथ हमारे अच्छे थे, आपके खराब थे। पर आपने उस राष्ट्रपति को फांसी पे टांग दिया। आपने लादेन को घुस के उठा करके लेके गए पाकिस्तान से। आपने 10-10 साल जंग लड़ी, हजारों लाखों लोग मारे गए। आपने अपने यहाँ का बदला लेने के लिए पूरा अफगानिस्तान, पूरा इराक ध्वस्त कर दिया। पर आज जब हमारी माताओं बहनों की बारी आई और जब हमारा देश बदला ले सकता था, तो उस अमेरिका ने हमारे दबाव बना के सीज फायर लागू कर दिया। और भारत कहता है कि हम विश्व शक्ति बनेंगे। भारत कहता है हम चौथी बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है और हमारे ऊपर राज चल रहा है आज विदेशियों का। किस लिए लोकतंत्र है? किस लिए चुनाव है? हमारे पास चुना हुआ प्रधानमंत्री है, हमारे पास चुने हुए राष्ट्रपति हैं, हमारे पास चुने हुए लोग हैं। फिर हम क्यों किसी मुल्क की सुनेंगे? हम इतना सक्षम है, हम एक रोटी खा लेंगे। जब हमारे पास खाने को नहीं था तब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज हमारे पास खाने के लिए है, हमारे पास भंडारण है सरकार ने कहा, और हम 2 दिन युद्ध नहीं लड़ पाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को बीच में छोड़ देते हैं और कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर लागू हो गया। जब अगली बार आप किसी को मारोगे तब हम आपको बताएंगे। ये मोदी की गारंटी, ऐसी गारंटी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से भी मेरी अपील है, कतई नहीं चाहिए। अगर देश के अंदर, मैंने कई बार देखा, हमारे देश के अंदर अगर किसी ने गलत आवाज उठाई तो हमारे मुख्यमंत्रियों ने उन्हें जवाब दिया, बुलडोजर चलाया, क्योंकि उन्होंने हमारे राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने देशद्रोह किया, राज्यद्रोह किया और सरकार ने उनको सजा दी। तो अगर कोई बाहरी मुल्क हमारी बहन बेटियों, हमारे सैनिकों की लाशें गिराएगा तो उसके ऊपर भी जवाब दिया जाएगा। बुलडोजर से नहीं दिया जाएगा, इस बार मिसाइलों से दिया जाएगा, इस बार राफेल से दिया जाएगा, जिस राफेल को हमने लिया। पर जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर देश के पास मजबूत मुख्यमंत्री हैं तो देश को मजबूत प्रधानमंत्री भी चाहिए, और प्रधानमंत्री अगर मजबूत थे तो ऐसा क्यों हो रहा? क्या दबाव है हमारे प्रधानमंत्री पे? प्रधानमंत्री मन की बात में कहे कि पूरा 140 करोड़ का देश प्रधानमंत्री के सामने आ जाएगा। अपने प्रधानमंत्री की गरिमा डाउन नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री बस आके कहे कि ये दबाव है हमारे ऊपर, साहब हम एक रोटी खा लेंगे, हम छोड़ देंगे अमेरिकन प्रोडक्ट यूज करना, हम आईफोन नहीं यूज करेंगे, हम चाइना की ऐपों को बंद कर देंगे, ऑनलाइन कंपनियों को बंद कर देंगे जो हमारे यहाँ का पैसा कमा करके चाइना मजबूत हो रहा है। क्या सरकार फैसला ले पाएगी? आप इतिहास उठा करके देखिए, तमाम ऐसी ऐप कंपनियां हैं जो हमारे देश का 50% कारोबार छीन के बैठी हैं, और वो चीन से हैं।
क्या सरकार इसे बंद कर पाएगी? सरकार हमारे यहाँ के लोगों के अकाउंट बंद कर सकती है, सरकार हमारे यहाँ के यूट्यूबर के अकाउंट बंद कर सकती है। क्या सरकार उन ऐपों को बंद कर पाएगी? जो मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बंद करना चाहिए। हम अपने देश को मजबूत करेंगे, हम अपने देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम अपने भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, हम नई डॉलर को मजबूत करेंगे। हमें नहीं चाहिए डॉलर का कुछ भी। सरकार फैसला ले, जनता अगर साथ ना दे तो बताए। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगेगा, लोगों ने स्वीकारा। सरकार ने कहा कि नोटबंदी होगी, लोगों ने स्वीकारा। सरकार ने कहा जीएसटी लगेगा, लोगों ने स्वीकारा। तो सरकार तय करे कि ये देश कैसे चलेगा। अगर सरकार हमारे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आज ये कहती है कि सीज फायर कर लिया, तो ये अस्वीकार है, क्योंकि दूसरा देश तय कर रहा है कि हमें सीज फायर करें। तो यहाँ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच का यही अंतर। पूरा देश उससे पप्पू समझता रहा और वो पूरे देश के साथ खड़ा हो गया। मेरे कोई संबंध नहीं है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मेरी कांग्रेस के अंदर पैठ हो, पर मैं ये कह सकता हूं कि वो व्यक्ति खुल के सामने आया। अगर मौका मिलेगा, जब वो गलत करेगा तो उससे भी पूछेंगे। और पूछा, और 2012 में 2013 में पूछा, और दिल्ली से उनकी सल्तनत उखाड़ के फेंक दी और एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। पूछा लोगों ने, जब कांग्रेस से जवाब करने का समय आया पूछा। 2014 में देश की जनता ने पूछा और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पे ताज पहनाया। जनता ने किया, जनता फिर पूछेगी, आपसे भी पूछेगी। पर आपके पास ताकत है, यह राजनीति नहीं है, फैसला चाहिए। आप बदला लो, आप आतंकवाद को जड़ से खत्म करो, जैसे इजराइल खत्म करो। इजराइल नहीं सुन रहा है किसी, वो कह रहा साहब इन्होंने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। हम क्यों नहीं ढूंढ के मारेंगे, हम भी मारेंगे। हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमारे पास गोला है, बारूद है, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। हम किसी से कमजोर नहीं है। एक कमजोर मुल्क जो 2 दिन बाद चंदा मांग रहा है, हम उससे नहीं जीत पाए। हम किससे लड़ेंगे? हम चीन से लड़ेंगे, हम बांग्लादेश से लड़ेंगे, चारों मुल्क हमसे लड़ेंगे। एक मुल्क को औकात दिखाने के बाद कोई मुल्क आंख नहीं उठाएगा हमारे देश के ऊपर। ये ऐसा देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ राजा राम जैसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, पर मरने नहीं देंगे साहब अपनी सिपाही। ये गलत है और ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये गलत हो रहा है और देश की जनता को जागना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा प्रधानमंत्री से। जब राहुल गांधी से होगा तो राहुल गांधी से भी करेंगे। आज राहुल गांधी से नहीं है, पीछे कर लिया, उनको उखाड़ के सत्ता से फेंक दिया लोगों ने। जब समय आएगा तो फिर सत्ता देंगे और फिर पूछेंगे। ये अंतर है निर्मल जी, मेरी जवाब शायद यही है और यही अंतर होना चाहिए देश के अंदर। जो सत्ता में बैठा है वो जवाब देगा। जी विनोद जी, हमारे साथ मैं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी फिर से जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी से प्रश्न पूछा था, उसको दूसरे रूप में हम आपसे पूछेंगे और सीज फायर पर भी आप अपने विचार रखते हुए उसके बताइएगा कि सीएम नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों में अंतर कैसे? जय परशुराम जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और अच्छी बात है कि डिबेट हो रही है इस पे, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष ने अपना रोल जो अदा करना था पॉजिटिव अदा कर दिया। लेकिन विषय ये है कि क्या हमने अपने परिवार के कितने बच्चे हमारे परिवार के हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं इस वक्त, हमारे घर के रख के। वैसे तो सेना पूरा हमारा परिवार है, और सरकार क्यों ऐसे फैसले लेती है? और क्या ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि हम किसी देश के दबाव में हमने सीज फायर किया? पहली बात तो, जहां तक मेरा कानूनी ज्ञान और जहां तक मैं जानता हूं, कि युद्ध की घोषणा ही नहीं हुई थी। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, वो एंटी टेरर चलाया था। युद्ध की घोषणा दोनों देश की तरफ से नहीं हुई थी। सीज फायर आज मान लीजिए, आज 7-8 सालों से सीज फायर जो था वो चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पुंछ, मेंढर, राजौरी, इन सब जिलों में हमेशा वहां गोली बारूद या मोर्टार से हमले होते थे। उसके तहत कुछ समझौते हुए और वो चीजें रोकी गई। विषय ये था कि एक भारत में एक बहुत ही दुर्दांत हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान को से। उन लोगों ने हमारे पहलगाम में घुसकर और हमारे लोगों को मारा, हमारे परिवार के लोगों को मारा, हत्या हुई। उसके अगेंस्ट में हमारी सरकार का जो प्रतिरोध था, उसको देखिए कि वो, मुझे लगता है वो पॉजिटिव था, अप्रोच ठीक था, लड़ाई ठीक हो रही थी। अब होता क्या है कि
देश भी चलाना है। देश जो है ना भावनाओं पे नहीं चलेगा। और बहुत सी चीजें हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि क्या वास्तविक स्थिति है। जिस तरीके से मीडिया का रोल रहा, निगेटिव रहा, हमारी देश की मीडिया ने बहुत ही निगेटिव रोल अदा किया, हम लोगों को भ्रम में रखा, हम लोगों को झूठ बोला। जी न्यूज ने तो ये बोल दिया इस्लामाबाद और कराची तक पहुंच गए और जीत गए। आज वहां पाकिस्तान के लोग हम लोगों की मिमिक्री बना रहे हैं और मीम बना रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो कई मुद्दों पे काम करती है। आर्थिक मुद्दा भी देखना होता है उसको, और कई दबाव भी होते। एक तरफ चीन खड़ा था, एक तरफ बांग्लादेश खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी घिरे हुए थे। और ठीक है, मैं ये मानता हूँ लेडी आयरन हमारी इंदिरा गांधी जी और उनका समय, क्योंकि तब तक मैं पैदा हो चुका था। मेरे 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उस वक्त मैं 3-4 साल का रहा हूँगा और मैं उनको बड़ा मानता था। और अटल जी का बहुत बड़ा भक्त रहा, अनुयायी रहा। मोदी जी को भी हम लोग कमजोर हृदय का न माने, और क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी कई ऐसी काम किए जो देश का स्वाभिमान की रक्षा करी उन्होंने, और देश के लिए बड़े निर्णायक फैसले लिए। हाँ, थोड़ा सा एक दर्द ये है कि क्योंकि हम लोग जब लड़ाई होती है, अड़ोस पड़ोस की जब हम लोग की लड़ाई होती है, तो हम लोग सोचते हैं कि गिरा के मार ले साला, जो होएगा देखा जाएगा। तो वही एक सोच, लेकिन वो सोच मोहल्ले की हो सकती है। राष्ट्र के निर्माण जब हम लोग कर रहे हैं या राष्ट्र की चर्चा करेंगे, तो हम लोगों को सारे पर्सपेक्टिव देख के ही काम करने पड़ेंगे कि कितने देर हम लड़ सकते हैं, हमारे पास असलहे का भंडारण कितना है, या जो भी तमाम ऐसी बातें जो हमको नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम लोग को करनी चाहिए। लेकिन अगर पहलगाम के बाद से भारतीय सेना का रुख और केंद्र सरकार का रुख देखा जाए, तो और जितनी वीडियोस पाकिस्तान से आई है, या आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, उसमें वो भी कबूल रहा है कि पाकिस्तान को काफी चोट हम लोगों ने दी है। निश्चित तौर पे गर्व करने लायक पल तो नहीं है भारत के लिए, लेकिन शर्म की भी बात नहीं है। जितना हम लोग मायूस बैठे हुए हैं, वो मायूसियत शायद इसलिए है क्योंकि सारे भारतवासियों को ये लग रहा था कि बलूचिस्तान अब अलग हो जाएगा, पीओके अपने में आ जाएगा, और वो सब चीजें नहीं हुई। इससे दुर्गेश जी, मैं भारतवासियों का बोलना चाहता हूँ, बोलूं क्या? जी जी बिल्कुल बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। क्योंकि आपकी बातचीत के बीच में ही मुझे लगा बोल लूं तो बेटर रहेगा। हाँ बोलिए। नहीं, निश्चित तौर पे आप एकदम सही कह रहे हैं कि हम लोग भावनात्मक सोचते हैं, और पता नहीं कितने लोगों के परिवार सेना में रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। फिलहाल मेरा तो पूरा का पूरा खानदान ही सेना में था, और अभी भी हैं प्रेजेंट टाइम पे। 1-2 लोग ऐसे हैं जो शायद उसी क्षेत्र में डिप्लॉयड हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मैंने नहीं कहा, इस देश में किसी ने नहीं कहा, खुद सदन के अंदर हमारे गृह मंत्री ने बात कही विपक्ष के नेताओं से कि बैठिए, हम पीओके भी लेंगे और आप देखते रहिएगा। ये सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड है कि हम पीओके भी लेंगे और आप देखिएगा। मसला यह पीओके नहीं चाहिए, हम कोई कब्जा करने वाले मुल्क नहीं है, हम कोई जमीन हथियाने वाले मुल्क नहीं है, हम लोग मर्यादा में रहने वाले मुल्क हैं, हम राजा राम की नगरी के लोग हैं, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। पर अगर हम एक इतने कमजोर, इतने निर्लज्ज, इतने नीच मुल्क, जिसने हर बार हमारे घुस के निर्दोष लोगों को मारा, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, या बॉर्डर पे डेली सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे 1-2 सैनिक की जान चली जाना हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आतंकवादी हो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, सबको पता है। अभी आपने देखा मसूद अजहर खड़ा था और उसके पीछे पाकिस्तान की सेना खड़ी थी। अमेरिका अंधा है जो ये नहीं देखता। अमेरिका ने जिन जिन मुल्कों ने आतंकवाद की कोशिश करी, उनके मुल्क नाश्ते नाबूद कर दिए। हमारे पास अगर 4 दिन लड़ने भर का पैसा नहीं है, तो मैं कहता हूं सरकार से कि वो 50% जीएसटी कर दे, पर युद्ध लड़ ले। हो सकता है लोग कहेंगे भाई साहब आप भावनात्मक बहुत है और बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आज हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाएंगे, कल हमारे लिए बांग्लादेश आंख दिखाएगा, जो कि दिखा रहा था। उसने भी हमारे हिंदुओं को मारा और हमने कुछ नहीं कर पाया, कल वो हमें आंख दिखाएगा। परसों नीचे बैठा श्रीलंका दिखाएगा। ये सब हमारे देश के अंग थे। अफगानिस्तान हमारे देश का अंग था। ये सब हमें आंख दिखाएंगे। और चीन की रही बात, जिस चीन जो हमें आंख दिखा रहा है, उस देश को मजबूत हम लोग कर रहे हैं। देखिए, वहां की इकोनॉमी हम मजबूत कर रहे हैं, वहां के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, वहां की एप्स, ऑनलाइन कंपनियां हमारे देश के अंदर 70% व्यापार कर रही है।
हम पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते? हमें ये स्थिति देखनी पड़ेगी कि हम कितने दिन लड़ सकते हैं। मैं भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, इंदिरा जी जब लड़ी थी, देखिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, इंदिरा गांधी जी के पास तो पैसा भी नहीं था उतना, पर वो लड़ी, देश ने उनका साथ दिया। अरे प्रधानमंत्री जी के साथ तो सब लोग हैं, इतना मजबूत प्रधानमंत्री है हमारे देश के, 140 करोड़ लोग हैं। अगर वो कल कह देंगे, आप याद करिए, जब आपदा विपदा पड़ी, अगर पीएम केयर फंड खोला गया तो इस देश ने पैसा दिया, और इतना पैसा दिया जितना पैसा कल पाकिस्तान ने कर्ज मांगा उससे ज्यादा दिया, उसका हिसाब भी नहीं मांगा आज तक इस देश ने। ये वो देश है, अगर प्रधानमंत्री कल अपील कर देंगे तो मेरे ख्याल से इस देश में पैसे की बाहर आ जाएगी। ये ऐसा देश है, और प्रधानमंत्री की बात इतना देश मानता है। अगर हम आज पाकिस्तान से नहीं लड़ पा रहे हैं, और लड़ना नहीं है साहब, हम लड़ नहीं रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर रॉकेट दागे, हमने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके यहाँ 9 जगह हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और उसने हमारे शहरी क्षेत्रों पर मिसाइलें फेंकी। हमने तो अपना बदला लिया ना ऑपरेशन सिंदूर के लिए, पर अगर उसने हमारे ऊपर मिसाइल दागी तो साहब इसको वॉर ही समझना चाहिए। अब वो कह रहे हैं साहब एक्ट ऑफ वॉर लागू हो गया, और अगली बार जब कभी आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो साहब हम आपको देख लेंगे। आज जब वो हमला कर रहा था, आप खुद सोचिए, शाम को 5 बजे न्यूज आती है कि आज से सीज फायर लागू, और वो बंदा आज 40 पे पाकिस्तान फिर से हमला करता है, श्रीनगर के अंदर, पुंछ के अंदर, द्रास के अंदर, सब जगह करता है, फिर 10:30 बजे का आ जाता है, सब 10:30 बजे से लागू हो रहा है। गजब मजाक चल रहा है इस देश में। मतलब इतनी बड़ी न्यूज कैसे गलत हो सकती है? और अगर हमारे देश की मीडिया इतना गलत न्यूज चला रही है तो ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए ऐसे चैनलों को, कोई जरूरत नहीं इन चैनलों की। ये भावनात्मक बयान नहीं है। एक समय आता है जब आप बलूच भी आजाद करा सकते हैं, एक समय आता है जब जड़ से आप मिलिट्री अंदर डाल करके आप आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जैसे इजराइल खत्म कर रहा है। एक समय आता है जब आप पीओके भी ले सकते थे, और पूरा देश इसकी प्रशंसा मोदी जी की करता, अमित शाह जी की करता, इसका श्रेय उन लोगों को मिलता, और शायद अगले 10 वर्ष या 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी भारत में राज करती। ये सब इनके फायदे के लिए था, हमने तो नहीं कहा साहब। आपने कहा जरूरत थी, आपको देना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते तो हमें कतई विश्व शक्ति बनने का, सबसे बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का कोई हक नहीं है। अगर हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, वो भी लड़ नहीं रहे थे, हम चुपचाप साहब बैठे थे, उनके आतंकवादी आए, हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, मिसाइलें दागी, सैकड़ों की तादाद में, थोड़ी बहुत नहीं। वो तो हमारे यहाँ का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि बच गई, वरना शायद हमारा पूरा जलंधर, हमारा सांबा, हमारा भुज सब खत्म हो जाता। तब हम कहते नहीं साहब ये तो वॉर हो गया। मतलब कोई तुच्छ आदमी, निर्लज्ज आदमी, नीच आदमी अगर मेरा काला पकड़ ले, उसके बाद एक बड़ा आदमी आके कहे अरे भाई साहब हटिए हटिए, खत्म करिए, आप किसके मुंह लग रहे हैं, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। अरे पहले घुमा के उसको 2 झापड़ मारने चाहिए कि उसको पूरी हैसियत याद रहे कि उसने किसका गिरेबान पकड़ा। ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। हमें नई लाइन ऑफ कंट्रोल बना देनी चाहिए थी, क्योंकि हम भारत है, हमारे पास 15.5 लाख की फौज है, सब कुछ हमारे पास ज्यादा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया कह रही है, ये हमारी सरकार कह रही है। हमारा बजट जितना उनका कुल बजट है उतना हमारा रक्षा बजट है, ये सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए, ये कॉपी है मेरे पास बजट की, देख लीजिए ऑन द चैनल, ये मेरी बजट की कॉपी, इसमें लिखा हुआ है कि कितना बजट है देश का। उसके बाद हम पाकिस्तान के जवाब नहीं दे पा रहे। इतिहास पूछेगा साहब, हमारी भी बेइज्जती होगी, लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, भाजपाई में गाली दे रहे हैं, कह रहे साहब आपको तो पता ही नहीं है कि युद्ध होता क्या है। हमने कहा साहब कल तक तो आपको भी नहीं पता था, एक दिन पहले तो आप कह रहे थे अब की बार पीओके अंदर हो जाएगा, अब की बार निस्ते नाबूद हो जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा, मोदी ये कर देंगे। आज वो हमें गाली दे रहे हैं क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। शायद हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमें लगता है प्राण चले जाने पर सच बोलिए, ये तो गुलामी नहीं है। अगर मेरा सच बोलना ही गुनाह है तो साहब ऐसे गुनाह में तो जान चली जाए, चली जाए, चली जाए। सिर्फ सेना में जान नहीं, सब लोग साथ खड़े हैं, वहां भी कुछ शहीद होंगे, कुछ यहाँ भी शहीद होंगे। प्रधानमंत्री के साथ सब लोग खड़े थे, प्रधानमंत्री को उसका धर्म निभाना चाहिए था, और नहीं निभाया। तो मैंने एक बात बोली है कि आज के बाद किसी भी राजनीतिक दल किसी भी रैली के अंदर भी इस प्रकरण का यूज नहीं करेगा। क्या कोई सौगंध ले पाएगा कि कभी भी किसी रैली में ये नहीं कहा जाएगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या किया? लोग कहेंगे, लोग इसको हो रहा है, हमें दुर्गेश जी की बातों को भी सुनना चाहिए। आपकी बातों में अब दोहराव हो रहा है, पहले दुर्गेश जी को अपनी बातें रखने दीजिए। मैंने अपनी बात खत्म कर दी है, निर्मल जी बात खत्म कर दी है, दुर्गेश भैया अपनी बात बोले, मैं सुनूंगा उनकी बात। भैया देखिए जो क्रोध भैया आपके अंदर है ना, वही इस देश की 140 करोड़ जनता के अंदर है, सेम वही क्रोध है, अंतर नहीं है। और निश्चित ही 56 इंच का सीना जो है ना, वो 46 इंच का हो चुका है, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन
सरकार किस किस स्थिति में फैसले लेती है या क्यों ले रही है, एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमें सरकार को मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री को आना चाहिए पटल पे, आएंगे भी, उम्मीद भी है कि आएंगे और वास्तविक स्थिति से हम लोग को अवगत कराएंगे, देश को अवगत कराएंगे। मैं ये नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन जो बच्चा यहाँ कानपुर का मरा वो हमारे परिवार का बच्चा था, संगठन का बच्चा था, बहुत पीड़ा है। और वो जो निर्दोष बॉर्डर पे मारे गए पाकिस्तानी गोराबारी में, वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, अलग नहीं। अगर हम भारतवंशी हैं तो हमारे ही परिवार है, हमें सबके कष्ट में कष्ट है। लेकिन इतनी जल्दी मैं भी मुझे भी मालूम है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो ये बीजेपी के लोग आतंकवादी, देशद्रोही, मुल्ला, कटमुल्ला, तमाम उल्टा सीधा शब्द बोल के हम लोग को अपमानित करेंगे, क्योंकि वो भक्ति की चूरन चटनी चूसे हुए हैं। हम और आप नहीं चूसे ना, हम और। लेकिन हमें देश पे अगर हम रहते हैं तो हमें सार्थक चर्चा करनी होगी। हम एकदम नकारात्मक बात भी नहीं बोल सकते कि पता, देखिए एक्ट ऑफ वॉर या कोई भी विषय आया या मान लीजिए सीज फायर है, हो सकता है 1 घंटे रहे, 1 घंटे बाद न रहे। मेरे भी परिवार में डीजी रैंक तक रहे, जनरल रैंक तक रहे, तो मैं जानता हूं कि सेना किस परिस्थितियों में काम करती है और क्या है। और बिना सैन्य अधिकारियों की रजामंदी के या बिना सैन्य अधिकारियों की बैठक के तो ये सीज फायर नहीं हुआ होगा। सेना की परिस्थितियां तो सेना जाने, केवल नेता सीज फायर नहीं कर सकते। नेताओं की इतनी हैसियत नहीं है इस देश में। जब सेना के हाथ में कमान जाएगी, सेना ही फैसला लेगी, सेना बताएगी कि किस तरीके से क्या होना है। हाँ, दिक्कत ये हुई कि जब कल सीज फायर 5 बजे घोषित हो गया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया वो कहीं ना कहीं भारत के गाल पर आखिरी थप्पड़ मार के गया। उसने बताया, उसने अपनी जनता को ये वो बोला कि देखो हम लोग कुछ नहीं मानते, इंडिया दबाव में आया, हम तो फिर मारेंगे इसके। ये बात से मैं भी सहमत हूं और इस बात से देश की पूरी आबादी सहमत है कि पाकिस्तान ने आपको आखिरी थप्पड़ मार दिया। लेकिन हमें और आपको एक अभी बहुत जल्दी इस चर्चा में नहीं आना चाहिए कि सरकार का बैकफुट पे चली गई या सरकार, क्योंकि ये जो हम लोगों की बात है, देखिए विपक्ष भी अगर कोई बात निगेटिव बोल रहा है तो वो भी पाकिस्तान की मीडिया वो अपने देश में दिखा रही है, उससे उनके लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। हमें कुछ दिन देखते हैं, अपनी सरकार के साथ रहना है भाई। विरोध करने के लिए तो हमारे पास पूरा समय बचा है ना, करेंगे। ये देश हमारा है, हमारे टैक्स से पैसे चल रहा है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे घर के लोग शहीद हो रहे हैं। ये देश केवल मोदी, योगी और इन लोगों का नहीं है, ये देश हमारे रक्त से बना हुआ है, हमारे माता पिता पूर्वजों ने बलिदान दिया तब ये देश आया है। ये किसी बीजेपी, सपा बसपा, कांग्रेस के लोगों का देश नहीं है, ये भारत देश की 140 करोड़ आबादी के लोगों का देश है। लेकिन अभी हमें अपनी सरकार के साथ रहना है, अभी हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है। भारतीय सेना का मनोबल न टूटे, ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे वहां बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वहां आग, सोचिए इतनी गर्मी में 45-46 डिग्री में वहां पे रॉकेट लॉन्चर, गोले दग रहे हैं, कितनी वहां पे दिक्कत उन बच्चों को हो रही होगी। हमें उनके मनोबल की बात करनी होगी। बाकी सरकार से जवाब मांगने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, मांगेंगे। क्यों किया, क्यों नहीं किया, अगर किया तो क्यों इतनी, फिर अगर तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं है तो हम पे टैक्स का बोझ क्यों डाल रहे हो भाई, सैन्य बजट क्यों बढ़ा रहे हो इतना, तो पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हो, चाइना से लड़ने की बात करते हो। तुम्हारी वजह से बलूचिस्तान लड़ गया, बलूचिस्तान अगर लड़ रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें बलूच को भी तो बीच में छोड़ दिया। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा, ये हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ से तो अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया कि भारत ने हमको अधूरा छोड़ दिया या भारत ने हमको बीच में छोड़ दिया। इसका मतलब कोई ना कोई कंक्रीट जो है सोल्यूशन वहां निकला होगा, कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी ये सब चीज हुई होगी। युद्ध दोनों पक्षों के लिए ठीक नहीं होता है, ना हमारे लिए ना उनके लिए। पर चूंकि हमारी भावनाएं जागृत थी, हमारे घर के बच्चे मारे गए हैं, तो हमें गुस्सा है कि सारे, मतलब माफ करिएगा मेरे मुंह से अब सब निकल रहे हैं, भावनाएं तो है कि गाली निकल रही है, क्योंकि पाकिस्तान है गाली सुनने लायक। लेकिन हमारे लोग मारे गए हैं तो भावनाएं हैं, पर सरकार को जो है मौका दीजिए, देखते हैं। बाकी देश की सेना का मनोबल न टूटे, ये हम लोगों का भी दायित्व है भैया। और जो भावनाएं आपकी हैं, जो क्रोध आपके अंदर है ना, वही पूरे भारत देश की जनता के अंदर है, और इसका खामियाजा खुद भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर वो देश की भावनाओं के साथ नहीं है तो मेरी यही बात है निर्मल भैया। और अच्छी डिबेट है ये, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में हम लोगों को अपने सैन्य शक्तियों का और सेना बलों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
तो आज की ये जो चर्चा रही, हमने शुरुआत से ही कहा था कि हमें केवल सकारात्मक चर्चा करनी है, लेकिन चूंकि हम आम आदमी हैं, आम आदमी के रूप में अपनी बात कहते हैं, तो आम आदमी अपनी भावनाओं को छुपाता नहीं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर देता है। तो ये आम आदमी की भावनाएं हैं, जिसको विनोद सिंह जी ने भी व्यक्त किया, जिसको अतुल जी ने भी व्यक्त किया, जिसको हमारे जो सज्जादा नसीम साहब मकनपुर के जुड़े थे उन्होंने भी व्यक्त किया, और उन्हीं भावों को थोड़ी मेच्योरिटी के साथ गुरदेव जी ने भी व्यक्त किया है। अब आज जो भारत पाकिस्तान के संबंध है वो खड़े कहाँ। एक्चुअली युद्ध विराम तो सन 1948 से आज तक किसी न किसी रूप में हमारे देश में चल ही रहा है। विनोद सिंह गृह मंत्री की बात की, जब धारा 370 खत्म होते वक्त उन्होंने कहा कि हम पीओके को भी लेके आएंगे। तो 2000 के पहले संसद ने एक स्वर में संकल्प लिया था कि हमें पीओके वापस लाना है। ये संकल्प लिया गया था संसद में, और हम सभी जानते हैं कि जम्मू विधानसभा में पीओके के लिए कुछ सीटें रिक्त रहती हैं। ये भी हमारे उस संकल्प को दोहराता है कि हमें पीओके वापस चाहिए। आज वो परिस्थितियां नहीं होंगी जब हम पीओके को वापस ले सकें। आज वो परिस्थितियां नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सके। आज वो परिस्थितियां नहीं है कि हम पाकिस्तान को आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो पटक के जवाब दे पाए। वैसे पटका तो है ही है हमने, उनके कम से कम 12-14 एयरबेस और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर भारत ने आक्रमण किया है। वहां तक हमारा पहुंचना, ये मायने ये नहीं रखता है कि एयरबेस को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। मायने ये रखता है कि रावलपिंडी के एयरबेस के बगल तक अगर मेरा रॉकेट पहुंच गया है तो वो एयरबेस तक पहुंच ही जाएगा। ये एक इशारा भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, सुधरोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर तुम्हें बटना तो है ही है। तो इन्हीं सपनों के साथ हम आज का ये जो लाइव सेशन है इसको खत्म कर रहे हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े, उनका आभार। जुगेश जी हमारे साथ जुड़े, वो बाहर थे और जैसे ही वापस लौटे हैं, ऑन द वे थे जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे भी हम इसी तरह विषय लेकर आपके बीच आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेवा।